ત્યારબાદ 5 નંબરનો સ્ટોલ છે જનરલ રોગોનો વિભાગ છે, જેની અંદર તાવ, શરદી, ઉધરસ વગેરે. અને આ સ્ટોલ પર પણ આપ જોઈ શકો છો કે ઘણી બધી માત્રામાં મુલાકાતીઓ છે. એટલે સામાન્ય રોગ જે અત્યારે ફીવરની સિઝન છે, મિક્સ ઋતુ છે, તો આહાર વિહારમાં કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું એ બાબતે ખાસ અહીંયા સજેશન આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી હાઇપર ટેન્શન અને ડાયાબિટીસનો વિભાગ છે. એની અંદર શું ડાયાબિટીસને લગતા લક્ષણો હોઈ શકે, હાઇપર ટેન્શન શું છે, એ બાબતે આપણે જરા વિગતે માહિતી મેળવીએ. અહીંયા આપણે ડાયાબિટીસ વિભાગની અંદર આવ્યા છીએ, તો મેડમ સાથે આપણે થોડી વિગતે ચર્ચા કરશું કે ડાયાબિટીસ શું છે, અહીંયા આયુર્વેદિક એનો શું ઉપચાર થઈ શકે અને કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. મેડમ, આપનું પહેલાં નામ જણાવશો અને આપનો હોદ્દો. हाँ, डॉक्टर सुश्रिया, मैं आयुर्वेद कॉलेज में पीएचडी हूँ, पीएचडी फर्स्ट ईयर. और यहाँ पे अभी जैसे एक्सपो के दौरान यहाँ पे ओपीडी चल रही है, डायबिटीज़ कई ज़्यादा ओपीडी चल रही है जनरल मेडिसिन विभाग की. और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो कि है एक जीवन शैली रोग है, उसके बारे में उसको पेशेंट को थोड़ी सलाह देते हैं, उसके बारे में उसकी परहेजी क्या है ये समझाते हैं और उसके लिए दवाई जो आयुर्वेद में हो सके उसकी दवाई देते हैं. और उसके कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि डायबिटीज़ एक रोग है जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब उसके अंदर सारे हमारे शरीर के जो भी अवयव है सारे शरीर को वो अफेक्ट कर सकता है. इस तरह का एक रोग है. जैसे कि उसके अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म में जैसे कि शुगर, उसमें चेंजेस आते हैं, प्रोटीन में चेंजेस आते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं. सारे मेटाबॉलिज्म को जो अफेक्ट करता है ऐसा एक डिसीज़ है डायबिटीज़. तो उसको मतलब ये जनरल पब्लिक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो कि लॉन्ग टर्म में हमें उसकी दवाई करनी ज़रूरी है और उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में हमारे सारे अवयव को, जैसे कि आँखों को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, हमारे नस को डैमेज कर सकता है, हमारे हृदय को डैमेज कर सकता है, हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है. तो इस तरह के काफ़ी रोग डायबिटीज़ से जुड़े होते हैं. तो इसलिए उसको कंट्रोल में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और यहाँ पे हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इनको पथ्य अपथ्य समझाते हैं. मतलब शुगर अगर हमें हो जाए तो उसको कैसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं. उसके डाइट, पहले तो डाइटरी चार्ट है जो कि है आहार में आता है, विहार में वो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज हुआ, इस तरह से योगा हुआ, उस तरह से. और आहार विहार और अपने मानसिक हेल्थ को भी उसके अंदर मतलब कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म डीरेंज हो सकते हैं. तो इस तरह से एक ट्रीटमेंट दी जा रही है. और उससे ये भी इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ के बाद जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए भी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है फिलहाल. मैम, आपने अभी हमने देखा कि 500 से 600 लोग विज़िट कर चुके हैं, तो एवरेज यहाँ पर आप देखते हैं कि बाहर भी कहा जाता है कि भारत में आज 10 में से 4 या 6 लोगों को डायबिटीज़ है. तो अगर किसी को पता नहीं भी है और पता है भी, तो सामान्य रूप से कौन सी परहेज रखनी चाहिए कि जिससे सामान्य व्यक्तियों को डायबिटीज़ जैसे गंभीर बीमारियों से बचा जा सके. सामान्य रीत में अपना वेट, सबसे ज़्यादा वेट इम्पॉर्टेंट है. मतलब हमारा जो शरीर का भार होना चाहिए उसके, मतलब WHO द्वारा या हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए एक वेट का प्रमाण बताया, जैसे कि हमारा BMI है ना. BMI एक इंडेक्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा वेट कितना होना चाहिए. ऑप्टिमल वेट एक इंडिविजुअल का हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से कितना होना चाहिए ये बताया गया है. तो इसमें ये वेट में ऊपर नीचे आने से, जैसे कि अभी के जीवन शैली रोग जो बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे रोग हमारे डाइट के वजह से हैं, हमारी अग्नि के वजह से या हमारे मेटाबॉलिज्म के वजह से. तो इस तरह के रोग होने पर होता ऐसा है कि ये ओबेसिटी नाम का एक ऐसा रोग है जो पैंडमिक हो गया है अभी इंडिया में. मतलब सारे बच्चों से लेके बच्चों की उम्र से लेके काफ़ी बड़े लोगों तक ये ओबेसिटी बहुत ही कॉमन है, मतलब मोटापा. तो वो एक ऐसा रोग है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक फ़ायदे तक. तो ये परहेजी हम ध्यान में रख सकते हैं, जो जिनको डायबिटीज़ हो या ना हो, जिनको पता हो या पता हो, हमारा वेट एक नॉर्मल रेंज में अगर हो तो हम काफ़ी सारे रोगों से, जीवन शैली रोगों से बच सकते हैं. खूब खूब धन्यवाद मैडम. बॉडी मास इंडेक्स जिसे BMI कहते हैं, એ જો તમારું ધ્યાનમાં હશે, મૂળ તો વજનની વાત છે. જો વજન આપનું વધારે હશે તો ઘણી બધી બીમારીઓ છે એ રોગનું ઘર થવાની શક્યતાઓ છે, બીમારીઓ છે આવી શકે છે. પણ
જો આપ આપનું નિયંત્રણ વજન અને જીવનશૈલીને નિયંત્રણમાં રાખશો તો હંમેશા યોગ અને આહારથી બીમારીઓથી દૂર રહી શકશો. એ જ આ મેડમ શ્રીનું કહેવું હતું. ચાલો આગળના વિભાગમાં આપણે આગળ વધીએ. અહીંયા ઘણા બધા ચાર્ટ્સ આપેલા છે જે હેલ્ધી ખોરાક કઈ રીતનો હોઈ શકે, આયુર્વેદ સાથે અને સ્વાદ સાથે રહીને કેવી રીતે આપણે આપણી રોજિંદા જીવનની અંદર ખોરાકમાં ફેરફાર કરી શકીએ એ બાબતે અહીંયા આપેલું છે બધું. સરસ મજાના બધાને ભાવે એવા પાત્રા પણ આપેલા છે, પણ એ થોડી આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી છે. તો અહીંયા આપ મુલાકાત લઈ અને અવશ્ય રીતે આ બધી રેસીપીઓનો અભ્યાસ કરી શકો છો. ઓકે, આપણે 9 નંબરના સ્ટોલમાં પહોંચી ચૂક્યા છીએ, જે લેબોરેટરી વિભાગ છે, જ્યાં ખાસ કરીને ડાયાબિટીસને લગત બ્લડ શુગર છે એ ચેક કરવામાં આવે છે. તો આપણે વાત કરીએ. સાહેબ, આપનું નામ જણાવશો અને આપનો હોદ્દો અથવા અભ્યાસ જણાવશો. મારું નામ ગજેન્દ્રસિંહ પી રાઠોડ છે. હું એઝ અ લેબ ટેકનિશિયન અહીંયા કામ કરું છું. બેઝિકલી હું માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ છું. અત્યારે આ સ્ટોલ ઉપર અમે ફ્રીમાં શુગર, રેન્ડમ શુગર અને હિમોગ્લોબિન કરીએ છીએ. સાહેબ, અહીંયા 600 જેટલા વિઝિટર્સ અત્યાર સુધીમાં મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે અને આપે અંદાજ કાઢ્યો હશે. તો આપના અનુભવ પ્રમાણે મતલબ આજના દિવસની અંદર શું લાગે છે, 600માંથી એવરેજ કેટલા લોકો છે એ શુગર રિલેટેડ જોવા મળ્યા છે? 100% એક્ઝેક્ટ આપણે ન કહી શકીએ, કેમ કે રેન્ડમ શુગર કરતા હોઈએ છીએ. લોકો જમીને બી આવતા હોય, ભૂખ્યા પેટે ન આવતા હોય, પણ કહી શકાય કે 35 to 40% લોકોને શુગર હાઈ આવે છે. 30 થી 35% લોકો છે એ એવરેજ શુગરવાળા હોઈ શકે, કારણ કે ભારતમાં આજે 10માંથી દર 6 વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ જોવા મળે છે. એ એક જીવનશૈલીની અનિયમિતતા છે એ દર્શાવે છે. અને અહીંયા આપણે એક લાઈવ ડેમો પણ જોઈએ. ઓકે, 104 મેડમનું શુગર એવું છે. આપ મેડમ હેલ્ધી છો, ટેન્શન ના લેશો. સરજી, આપને એક પ્રશ્ન હજી પૂછવાનો થાય છે. લેબોરેટરીમાં, પેથોલોજીકલી લેબોરેટરીમાં જે શુગર જે રીતે ચેક થાય અને આ એક ડિજિટલ મશીનની અંદર જે રીતે શુગર ચેક થાય, તો ઘણા લોકોનું કહેવું છે કે બંને વચ્ચે ઘણું બધું વેરિએશન આવતું હોય છે. તો એ વાસ્તવિકતા કેટલી? એમાં સાચું છે, કેમ કે જે અમારે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એની અંદર અમારે પેથોલોજી, માઇક્રોબાયોલોજી, બાયોકેમિસ્ટ્રી ફૂલ્લી ફ્લેજ મોડર્ન લેબોરેટરીઝ છે. ત્યાં 27 લાખના મશીન હોય, તો પ્રિસિઝન અને એક્યુરેસીમાં ફેર પડે. પણ એક તમને ખ્યાલ આવે, કયાસ આવે. અહીંયા શું છે કે તરત થઈ જાય, ઇન્સ્ટન્ટ તમને રિઝલ્ટ મળે ને એના આધારે તમે આગળ ડાયગ્નોસિસ કરી શકો. અને અમારી લેબમાં અમે કહીએ છીએ કે ભાઈ અહીંયા કોઈને આગળ થોડું ઘણું વધારે કે અમને ડાઉટ જાય તો અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે ભાઈ અમારી ઓપીડીનો વિઝિટ કરે, અમારી લેબમાં આવે અને ત્યાં વ્યવસ્થિત ચેક કરાવે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ. તો જે લોકોને શુગર વધારે પણ આવે છે તો એમની આગળની પ્રક્રિયા છે, અહીંથી એમને રાહ દેખાડવામાં આવે છે અને એક્યુરેસીની નજીક લઈ જવામાં આવે છે. ચાલીએ આપણે આગળના સ્ટોલની મુલાકાત. ડાયાબિટીસ સંદર્ભિત લેબોરેટરી છે, ત્યાં આગળ બ્લડ શુગર ચેક કરવામાં આવતું એ રીતે અહીંયા પણ એ જ કાઉન્ટર છે, પણ હિમોગ્લોબિન વિશે આપણે અહીંયાથી જાણીશું. મેમ, સામાન્ય રીતે હિમોગ્લોબિન છે એ શરીરના માટે કેટલું જરૂરી છે, એનું શું માપ હોવું જોઈએ અને એ વધારવા માટે શું થઈ શકે, ઘટેલું હોય તો એના શું ઉપાયો થઈ શકે? આપના નામ અને પરિચય સાથે જરા અમારા દર્शकोને જણાવશો. मैं डॉक्टर अनगा हूँ, पीजी स्टूडेंट हूँ ITRA का. तो लोई का ओछू होना तो बहुत प्रॉब्लम, ओके, ब्लड का कमी होना है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक स्पेशली लेडीज़ में जो उसके
उसकी प्रॉब्लम की वजह से लाइक बहुत कंडीशन है, ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है या न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस लाई है, पैलर ताई है और को थोड़ा चलने से ही श्वास फूलता है, जैसे बहुत सारी तकलीफ और उसके बाद भी बहुत सारी रोग होने का संभावना है। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाई बताया है और थोड़ा पत्तियां लाइफस्टाइल के साथ साथ बताया है। तो लोई की टक्का कितना है वो जानना बहुत ज़रूरी है और इसके हिसाब से पहले से ही दवाई शुरू करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेनोपॉज की बाद भी आपको सारू लगेगा, तो इसलिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्य रूप से एक नॉर्मल इंसान के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होनी चाहिए? एक फीमेल के लिए 12 तक होना चाहिए, मेल के लिए 14 के ऊपर होना चाहिए। तो ये 12 के नीचे है, 11 के नीचे है तो WHO के अनुसार 11 के नीचे है तो बहुत ओछू है और उसके हिसाब से दवाई शुरू करना है, ऐसे मानता है। और अभी तक जितने भी विजिटर्स यहाँ पर आ चुके हैं तो उसके हिसाब से आप देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस जो आपको डेटा मिला है कि कितने प्रतिशत यहाँ जो अभी 500 से 600 लोग विजिटर्स आ चुके हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं कि जिनमें ये हीमोग्लोबिन की कुछ खामी देखने को मिली है? 50-60% फीमेल्स जो भी आया है उन लोगों का हीमोग्लोबिन तो कम ही आया है और मोस्ट लोगों को 9 के नीचे भी आया है। तो 9 के नीचे आए तो वो एक ज़रूरी कंडीशन है जो आपको टेस्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से क्या है उसका रीज़न वो डिटेल में चेक कर उसके हिसाब से दवाई भी देना है और अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज करना है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति घर में रहता है वो अपने खान पान में किन चीज़ों का परिवर्तन करे तो अपना हीमोग्लोबिन है वो सामान्य स्तर पर रख सकता है? आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बताया है जो हीमोग्लोबिन की कम होने का। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आहार है, आहार भी है पर अपना विहार है जो अपना रूटीन का काम होता है। मानसिक निदान बताया है, जो चिंता है, बहुत सैड है, जो फीमेल में बहुत साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताए वो सब हीमोग्लोबिन को ओछू करने के कारण बताया आयुर्वेद के अनुसार। तो उसके हिसाब से हम सब फैक्टर्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन को देना है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो सबको कंसिडर करते हैं, तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर कर हम एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। एक लाइव डेमो ही ले लेते हैं। અને એમનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થોડું જુદું હોય એવું લાગે છે. શુગર માપવાના મશીને જેવું જ આઈ થિંક છે. ઓકે, તો હેલ્ધી है. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ચાલો આ બાજુ ફોકસ કરો. હિમોગ્લોબિન બાબતે બીવાની જરૂર નથી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આ બધું યાત્રીઓ માટે જે મુલાકાતીઓ છે એમના માટે બધું તદ્દન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. તો વધુમાં વધુ લોકો આ સ્ટોલ્સની મુલાકાત લઈ પોતાનું સ્વાસ્થ્ય છે એમનું પરિણામ જાણે એ આપને અભ્યર્થના. ચાલો આગળના સ્ટોલે મુલાકાત લઈએ. 13 નંબરના સ્ટોલમાં ચામડીનો વિભાગ છે, સ્કિન વિભાગની અંદર. આપણી સાથે ડૉક્ટર સાહેબ છે, એમની સાથે જરા વિગતે ચર્ચા કરીએ. નમસ્કાર સાહેબ. પંડિતજી કુછ નયા યુટ્યુબ આયુર્વેદિક ચેનલમાંથી હું ડૉક્ટર ભાવેશ વ્યાસ આવું છું અને ઘણી બધી સ્ટોલ્સની મુલાકાત લીધી છે અને ઘણા બધા સારા પરિણામો અને જે પથ્ય અપથ્ય છે, આહાર વિહાર છે, બાબતે ઘણી બધી વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ. પણ આજના સમયની અંદર ડાયાબિટીસ, બીપીની સાથે સાથે ચામડીના રોગો પણ ધીમે ધીમે ડેવલપ થતા જાય છે અને મોટાભાગે લોકોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તો એ બાબતે જરી આપનું નામ, પરિચય અને એ ચામડીના રોગો બાબતે થોડી માહિતી આપશો. मैं एक्चुअली हिंदी में बात करूँगा. हाँ जी, कोई बात नहीं. मेरा नाम डॉक्टर ओम पांडे है. मैं यहाँ का PhD स्कॉलर हूँ. और ये स्किन डिसीज़ के मामले में मैंने एक चीज़ देखी है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर जामनगर में स्किन डिसीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है. हमारी OPD में भी सबसे ज़्यादा स्किन के डिसीज़ के पेशेंट आते हैं. तो
एक तो मेन कारण यहाँ पर उसका है विरुद्ध आहार। ये बहुत कॉमन है पब्लिक में, जैसा मैंने देखा है कि उनके जब अवेयरनेस करते हैं, जब उनका बैकग्राउंड पूछते हैं क्या खाते पीते हैं, कैसे जीवन शैली है उनकी, तो हमको पता चलता है कि विरुद्ध आहार एक बहुत कॉमन फैक्टर है। हमारे आयुर्वेद में इसको माना गया है स्किन डिसीज़ के लिए एक मेन जेनेटिक फैक्टर है। दूसरा उनका लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में रहता है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं यहाँ पे, तो स्वीट का एक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है नॉर्मली, चाहे खाने में हो या किसी भी और चीज़ में हो। तो इनका कॉम्बिनेशन बाकी चीज़ों के साथ, जैसे छाछ एक कॉमन फैक्टर है इनका, तो उनके साथ में ये आयुर्वेद के हिसाब से ये स्किन डिसीज़ को जनरेट करते हैं। कोई भी विरुद्ध आहार हो वो स्किन डिसीज़ को जनरेट करता है। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट को अवेयरनेस देते हैं कि हमें कौन से कॉम्बिनेशंस यूज़ नहीं करने। दूसरा फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, इसमें मेनली ब्लड प्योरीफिकेशन की मेथड्स हैं, फिर स्किन डिसीज़ में लोकल एप्लीकेशंस जो हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है पेशेंट्स में, नो डाउट। जैसे कि मलहम वगैरह हैं, हमारे भस्म वगैरह, हम रसशास्त्र विभाग से हैं, रसशास्त्र विभाग में भस्म का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक, तो हमारे में हर्बल के साथ साथ ये मेटल और मिनरल्स की जो भी कॉम्बिनेशंस हैं उनका काफ़ी एक्सपोजर रहता है, जिससे कि पेशेंट का काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। यहाँ तक कि क्रोनिक पेशेंट्स 8 से 10 साल के पुराने पेशेंट्स होते हैं, उनको भी 1 महीने के अंदर रिजल्ट आने लगता है। कुछ ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट बहुत कम या निग्लेजिबल देखने को मिलता है, उनके में कोई और फैक्टर भी साथ में होता है, तो उसको फिर टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं, तब पता चलता है कि क्या कारण है। ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, अच्छा है यहाँ पर। सामान्य रूप से जाए तो कभी कभी दाज खाद खुजली जैसी कुछ बातें होती है, कहीं पर चमड़ियाँ कट जाती है, तो हर एक जो त्वचा से लगते विकार हैं वो अलग अलग स्वरूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या उन स्वरूपों को देखकर हमें पता चल जाता है कि उनका किस बीमारी के साथ जुड़ाव है? हाँ, बिल्कुल पता चलता है। ये तभी पता चलता है जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं अच्छे से। पेशेंट के एक एक फैक्टर पूछना पड़ता है उससे, कैसे जीते हैं, क्या खाते, शुरुआत कैसे हुई थी बीमारी की, और उसके साथ में उस टाइम कोई और बीमारी थी या नहीं थी। इस समय कंप्लेंट में डायबिटीज़ भी है कि नहीं है उनके साथ में। डायबिटीज़ अगर साथ में होता है तो कोई भी डिसीज़ हो, स्किन डिसीज़ हो या कोई भी डिसीज़ हो, जल्दी ठीक नहीं होती। उसमें दवाइयों का रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आता अगर शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है। दूसरे एसोसिएटेड डिसीज़ जैसे होती हैं उसके साथ में, जैसे कुछ पेशेंट्स में ऐसा है कि उनके खाने पीने का पैटर्न ही ऐसा है कि वो बदलना नहीं चाहते। हम कितना भी उन्हें समझाते हैं पर वो उसे बदलना नहीं चाहते। तो वो जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं उसको जब तक उसको रोकेंगे नहीं, तब तक ये चाहे कट की प्रॉब्लम हो, चाहे इचिंग की प्रॉब्लम हो, जो मेन कंप्लेंट है पेशेंट की, वो ठीक नहीं होती है। और नॉर्मली देखा ये जाता है कि उसका जो स्किन का जो टेक्सचर होता है, जो नॉर्मल टेक्सचर है, वो डिसरप्ट होता है, किसी न किसी कारण से होता है। उसमें स्किन की टाइप भी बदल सकती है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब मैलिग्नेंसी या कैंसर की तरफ हम जा सकते हैं, जब किसी दवा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन 99% केसेस में दवाओं का रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि हम धातु लेवल पे काम करते हैं। पेशेंट की बॉडी हमारे हिसाब से 7 धातुओं से बनी हुई होती है, और उन्हीं धातुओं पर हमारी जो भी दवाइयाँ हैं, हमारी औषधियाँ हैं, वो उन्हीं धातुओं को इम्प्रूवमेंट करती हैं। तो अचानक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ अगर तो पेशेंट में थोड़ा लंबे टाइम बाद फिर आ जाएगा और वो स्टेबल रहेगा। ये अच्छी चीज़ होती है इसमें। और हमारे दर्शकों को आखिर में ये बताइए कि सामान्य रूप से आज आम आदमी के पास अपनी खुद के स्वास्थ्य के लिए भी अस्पताल जाने का समय नहीं रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने खाने में या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल में कॉमन क्या चेंज कर सकता है? इसमें त्वचा के रोगों में एक फैक्टर कॉमन, जो सबसे कॉमन देखने को मिलता है, दिन में सोने की आदत होती है। इसको सबसे पहले रोकना चाहिए। इससे कोई भी स्किन डिसीज़ हो वो एग्रीवेट होगी, बढ़ेगी। दूसरा एक होता है उसी से मिलता जुलता है रात्रि जागरण, रात में जागते रहने की आदत, ये बहुत कॉमन है। इसके सिर्फ स्किन डिसीज़ नहीं, इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाले अदर डिसीज़ हैं, वो भी एग्रीवेट होते हैं। इसके साथ आपको खाने पीने में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी। आजकल का ये ट्रेंड है कि हमें जो भी पसंद आता है, जैसा भी पसंद आता है, हम कहीं से भी खा लेते हैं, चाहे वो बाहर फूड स्टॉल में हो, चाहे कहीं भी हो, या उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है, हम ये इस पर भी ध्यान नहीं देते। तो नॉर्मली हमें थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य आहार विहार करने में ये भी देखना पड़ता है कि हमारे कॉम्बिनेशंस क्या है खाने के साथ। जैसे मीठे के साथ में बिल्कुल अपोजिट रस का सेवन वो विरुद्ध है, ये आयुर्वेद में मेंशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है।
तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। दूध के साथ में कोई ऐसी दूसरी गरिष्ठ चीज़ या हैवी चीज़ वो नहीं लेनी चाहिए। तो अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशंस अवॉइड करेंगे, जैसे खाते टाइम हम लोग बिल्कुल नहीं देखते कि चावल भी खा रहे हैं, दूध भी खा रहे हैं, छाछ भी ले रहे हैं और उसके साथ में कोई और जितने भी रस हैं हम सब ले रहे हैं, पर वो सूटेबल नहीं है बॉडी के लिए। नॉर्मली स्किन डिसऑर्डर के लिए सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये विरुद्ध आहार होता है। तो अगर विरुद्ध आहार पे हमने काम कर लिया, उसके लिए थोड़ा आपको डिटेल में एक्चुअली खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ें विरुद्ध हो सकती हैं, इसके लिए आयुर्वेद के किसी फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं वो। तो सबसे पहले इस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो स्किन डिसीज़ में आपका 99% कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, आप ये सोने जागने की आदत, दूसरा मॉर्निंग वॉक, योगा प्राणायाम शुरू कर दीजिए, आपका 100% स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खूब खूब धन्यवाद सर जी। आपने काफ़ी आज के जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में विरुद्ध आहार और हमारी जीवन शैली है उसके संदर्भ में कहा, क्योंकि सारे फसाद की जड़ हमारा रहन सहन और खान पान ही है। सर के हिसाब से उसमें हमने अगर नियमितता प्राप्त कर ली है तो आपका 50% से ज़्यादा रोग है वो क्योर हो जाएगा। खूब खूब धन्यवाद। चौदह नंबरना स्टॉलમાં આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ। હરસ મસા, ભગંદર, ફિશર વગેરે જેવા રોગો આજે આમ જીવનની અંદર સામાન્ય થતા જાય છે। તો આપણી સાથે મેમ અને સર છે, એમને પૂછીશું કે સામાન્ય રીતે આ પ્રકારના જે રોગો છે એ થવાના મુખ્ય કારણ શું હોય છે, એમાં શું ક્યોર રાખી શકાય છે, કઈ બાબતોનું ध्यान રાખવું જોઈએ, આપના પરિચય સાથે જણાવશો સર? मैं डॉक्टर विकास जैन, पीजी 3rd ईयर से। ये जो अरस और फिशर फिस्टुला ये जो बीमारी है, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार तीखी तली वस्तुएं, इसके अलावा बेकरी के आइटम्स, बाहर के जंक फूड, ये इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होते हैं। और ये सब भी चीज़ों के सेवन से सर्वप्रथम एक कॉन्स्टिपेशन, जिसमें संडास कठिन आना, संडास नहीं लगना, ये तकलीफ पहले शुरू होती है। और उसके बाद फिर जब पेशेंट द्वारा जोर किया जाता है संडास करते समय, तो उस समय में फिर ये बीमारी स्ट्रेनिंग की वजह से, जोर लगाने की वजह से फिर वो चीरा का पड़ना, जिसे हम यहाँ पर हरस के नाम से जानते हैं, और दूसरा मस्सा का आना, जिसे आयुर्वेद में अर्श या पाइल्स के रूप में जाना जाता है, ये सभी चीज़ें इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। और इससे बचने के लिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने पीने में हमारा जो रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए। गर्म खाना खाएं हमेशा, पीने में गुनगुना पानी, और हमारा डाइजेशन सही रहेगा तो ये बीमारी नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए यही सभी चीज़ें जो है आयुर्वेद में जो बताई गई है वो हमें फॉलो करना चाहिए। खूब खूब धन्यवाद सर जी। खास करके जो तली भुनी चीज़ें हैं और जो कब्ज़ रहता है उनके संदर्भ में हमने अगर महारत हासिल कर ली तो इन सारे रोगों से बचा जा सकता है। आगे चलिए मिलते हैं। तो આપણે 15 નંબરના સ્ટોલમાં આવી ચૂક્યા છીએ। આંખ, નાક, કાન, ગળા માટે સ્પેશિયાલિસ્ટ છે। સામાન્ય રીતે લોકોને નંબર, નાકને લગતા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ, શ્વાસ લેવાના, સાઇનસ વગેરે હોય છે, ગળાના થ્રોટને લગતા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે। તો સામાન્ય રીતે કેવા સંજોગોની અંદર આવા પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે અને આ માટે શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, આપના નામ અને પરિચય સાથે જણાવશો? મારું નામ ટંડેલ રોશની મહેશભાઈ છે અને હું અહીંયા ઇન્ટર્ન ડૉક્ટર તરીકે ફરજ બજાવું છું। ને એવું હોય કે જો છે ને ઘણાને સિઝનલ કફ અને શરદી ને એવું બધું રહેતું હોય તો એ બધી પરેજી પાડવાથી થઈ શકે, જેમ કે ગરમ પાણી પીવું, રાત્રે જાગવું નહીં, બપોરે સૂવું નહીં, કાન આપણે શિયાળામાં કાનમાં સ્કાર્ફ બાંધી કે રૂ બાંધીને રાખવો, એ શરદીની બધી તકલીફો છે આપણે પરેજી પાડીને રાખી શકીએ છીએ, કેમ કે ઘણાને મોસ્ટ ઓફ લોકોને ઋતુ સંધિ સમયે શરદીની તકલીફો હોય જ છે। પછી કાનના રોગો છે તો વધારે પડતા ઇયરફોન વાપરવાથી કાનમાં અવાજ આવવાની તકલીફ રહેતી હોય, પછી એ બધી તકલીફો થઈ શકે છે, વધારે સાંભળવામાં પણ તકલીફ પડી શકે છે, એવી બધી તકલીફો થઈ શકતી હોય છે। તો એના માટે આપણે નિદાન પરિવર્તન કરવું જોઈએ, એવા બધા પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ હોય એ અવોઇડ કરવા જોઈએ। એટલે
સૌથી પહેલાં છે ને આયુર્વેદની વસ્તુઓને હંમેશા આપણે સૌથી પહેલાં કારણો બંધ કરવા જોઈએ, પછી આપણે ચિકિત્સા તરફ જઈએ છીએ. એટલે એ કારણોને બંધ કરવા માટે કારણો બંધ કરવા એ છે ને આયુર્વેદ ચિકિત્સાનું સૌથી મોટું એક એનો ફાળો છે કારણો બંધ કરવા. કેમ કે જો તમે દવા લઈ રાખો અને રોગ કરતા નિદાનોને બંધ ન કરો તો પછી તમને કોઈ જ ચિકિત્સાથી ફાયદો નથી થવાનો. એવી રીતે આંખમાં પણ છે તો કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવાનો, જો તમારે કમ્પલસરી આવતું હોય તો 20-20 મિનિટે તમારે બ્રેક લેવો જોઈએ, ઠંડા પાણીની છાલક મારવી જોઈએ, એ બધી વસ્તુઓ કરવી જોઈએ. નથી શું આપણી આંખને નુકસાન પહોંચતું અટકે છે. બને તેમ ફોનનો ઓછો યુઝ કરવો જોઈએ. એટલે હવે એવું હોઈ શકે છે ઘણા સંજોગોમાં કે આપણે કમ્પલસરી યુઝ કરવો જ પડે તો આપણે 20-20 મિનિટે બ્રેક લઈ આપવાનું. એવી રીતે બધી કાન, નાક અને આંખ છે એવી રીતે આ બધી પરેજીઓ પાડવાથી આપણે રોગોને અટકાવી શકીએ છીએ. તો આયુર્વેદ એના માટે જ છે. અને જ્યારે આ બધા રોગ થઈ જાય છે તો આપણે લાંબા સમયની દવા કરીને આપણે એને મટાડી શકીએ છીએ. ખાનપાન સંદર્ભે સામાન્ય રીતે કઈ વસ્તુઓને ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જેથી આંખની રોશની છે એ વધે અથવા તો શ્રવણ શક્તિ, તો ટૂંકમાં ઇમ્યુનિટી એની રિલેટેડ છે, પણ ખાસ કરીને બાળકોમાં, નાના બાળકોમાં નંબર આવી જવાની સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. આવવાની સમસ્યા છે ને પહેલાં તો જીનેટિક્સના લીધે પણ હોઈ શકે છે, અથવા તો કોઈ બી વિટામિન ડેફિશિયન્સી હોય. એના માટે આપણે લીલા શાકભાજી, એવા બધા આહાર, જેમ કે જો ન્યુટ્રિશન્સ પૂરા હોય ને તમારા બોડીમાં એટલે તમને જનરલી કોઈ વિટામિન્સના લીધે રોગ ન થઈ. તો જેમ કે વિટામિન એની ડેફિશિયન્સી હોય તો એને આંખમાં ઓછું દેખાવાનું જ છે. એટલે ખાનપાન સંદર્ભમાં ગરમ પાણી પીવું જોઈએ, વાસી ખોરાક ન ખાવો જોઈએ, એવી જ બધી ધ્યાન રાખવાની વસ્તુઓ છે. બહારનું ઓછું ખાવું જોઈએ, જંક ફૂડ ઓછું ખાવું જોઈએ. ત્યારે બાળકોને આ જમાડે ને જે સારી વસ્તુ એના કરતાં વધારે બહારનું જન્મે ત્યારથી પહેલાં બિસ્કિટ આપવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, એટલે વધારે હેરાન થાય બાળકો. કેમ કે એમને બિસ્કિટને એવું તો સાવ નથી અપાતું અને ત્યારથી જ સ્ટાર્ટ કરે છે લોકો. મેમ આપનું નામ જણાવશો? નૈત્રી પટેલ. તો સામાન્ય રીતે પૂરતા વિટામિનોનો અભાવ, મિનરલ્સનો અભાવ અને નાનપણથી ખાનપાનની જે ખોટી આદતો છે એ મહદ અંશે રોગોમાં કારણભૂત જોવા મળે છે. એ આપને મેમ પાસેથી જાણવા મળ્યું. તો આ બાબતને વધારે ક્યોર કરી શકાય અને તેમ છતાં જો આવા કોઈ પેશન્ટ હોય છે અને અહીંયા આવે છે તો એમને ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ માટે આગળ મોકલવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મેમ આપનો. અને જે ટ્રેડિશનલ ફૂડ રેસિપીસ છે એ બધી અહીંયા આપેલી છે. તો આવો સરસ મજાનો આ એક્સપો અહીંયા ગોઠવવામાં આવ્યો છે જામનગર ખાતે. અને આ વિડીયો આપને જે ઝડપથી મળે એ જ સંદર્ભમાં ઝડપથી આપ અહીંની મુલાકાત લો. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ મેળાની અંદર અત્યારે ઘણા બધા લોકો ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લઈ રહ્યા છે. અહીંયા ઘણી બધી ઔષધિઓ છે એ પણ આપવામાં આવી છે અને એમના નામ પણ સાથે સાથે છે. આપ અહીંયા જોઈ શકો છો બધા નામ વનસ્પતિઓના આપેલા છે. તો વનસ્પતિને ઓળખવા માટેની પણ એક ઉત્તમ વ્યવસ્થા છે. અને આઈ લવ આયુર્વેદ જામનગરની યુવા જનતા એ આયુર્વેદ સાથે જોડાયેલી છે. માત્ર આ વિદ્યા ફોટો સુધી ના રહે અને દરેકના જીવનમાં પણ આવે એ સૌથી વધારે મહત્ત્વનું અને જરૂરી છે.